सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज के पाठ 6 शब्द निर्माण के अंतर्गत आने वाले पहले टॉपिक उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उपसर्ग के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने अपने पिछले पाठ शब्द विचार में शब्दों के भेद में से रचना के आधार पर जो शब्द का भेद था उसको आपने पढ़ा कि वो 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है यौग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द जो होते हैं ये अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जो असली रूप इनका होता है, क्योंकि जो रूढ़ शब्द हैं वो परंपरा से किसी विशेष वस्तु के लिए निश्चित कर दिए जाते हैं, तो इसलिए ये रूढ़ शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं। जबकि यौगिक शब्द जो होते हैं ये इनकी रचना किससे होती है? 2 शब्दों के मेल से होती है, और ये मूल शब्दों में शब्दांश जोड़कर भी की जाती है, या मूल शब्दों के अंदर हम कुछ शब्दांश जोड़ते हैं तब इनकी रचना होती है। अब इन्हीं शब्दांशों को, शब्दांश क्या होते हैं? शब्द का एक अंश, मतलब शब्द का एक पार्ट, किसी भी एक वर्ड का एक पार्ट। तो इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है उपसर्ग के द्वारा। अब जितने भी हमारे यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे यौगिक शब्द मैंने आपको बताया था कि ये 2 अलग अलग शब्दों के मेल से बनते हैं, तो यौगिक शब्दों की रचना जो होती है वो 3 प्रकार से की जाती है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो आज हम आपके पाठ का पहला टॉपिक पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो होते हैं इनको इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो किसी भी शब्द से पहले जो शब्दांश लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए आपकी बुक के अंदर ये आपके पिक्चर्स दे रखी हैं। तो सबसे पहली पिक्चर आपकी दे रखी है एक उपहार की। तो आपने देखा कि ये कैसे बना है। आपका जो फर्स्ट वाले वर्ड दे रखे हैं ये आपके उपसर्ग हैं, और उसके बाद जिसके अंदर इनको प्लस किया गया है वो आपके हैं मूल शब्द। तो कोई भी उपसर्ग जो होता है वो किसी भी मूल शब्द के अंदर जब ये पहले लगता है तो उससे उसके रूप में और उसके अर्थ में दोनों में परिवर्तन आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल देखो आपकी बुक में उपसर्ग है। अब इसका मूल शब्द किसमें, आपने कौन से मूल शब्द में इसको आपने प्लस किया है? हार शब्द में। तो हार जो होता है वो क्या होता है? ये इसको हार जो है वो गले का हार भी हो सकता है, और ये हार जो है वो गेम में हारते हैं जो, वो भी हो सकता है। अब इसके अंदर जब आप इसके अंदर आप उपसर्ग लगा रहे हैं तो इसका आपने देखा कि इसका आपका नया रूप बन गया इस शब्द का। तो ये क्या रूप बना? नया उपहार। अब इसमें आपके रूप में भी परिवर्तन हो गया और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। अब रूप बन गया उपहार और अर्थ बन गया इसका उपहार। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट होता है। इसी तरह से आपका अगला शब्द है उपसर्ग है आपका अगला अध। अब अध उपसर्ग को आपने मूल शब्द खिला में आपने ऐड किया है। तो आपका मूल शब्द क्या है? खिला। अब खिला के अंदर जब आप उपसर्ग लगाओगे, क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो हमेशा पहले लगता है मूल शब्द से, तो इसमें आपने अध को ऐड करा तो ये वर्ड आपका देखो इसका रूप चेंज हो गया। अब ये वर्ड क्या, नया वर्ड क्या बन गया? नए शब्द का क्या निर्माण हो गया? अध खिला। अब खिला का मतलब क्या होता है? खिलना। और अध खिला का मतलब होता है आधा खिला हुआ। तो आपने देखा इसका मीनिंग और इसकी जो रूप है दोनों में ही चेंजेस हो गए हैं। उसके बाद अगला आप उदाहरण देखिए, दुर प्लस बल। तो दुर आपका यहाँ पे उपसर्ग है और वो किस में, कौन से मूल शब्द में लगा है? बल। बल जो आपका है वो मेन मूल शब्द क्या होता है? जो आपका मेन वर्ड होता है। अब बल मेन वर्ड जो आपका है मूल शब्द बल, और बल के अंदर आपने इसको उपसर्ग लगाया दुर को। तो दुर से इसके साथ ऐड करने से नया वर्ड क्या बन गया आपका? दुर्बल। अब आपने देखा कि जो बल था, बल का मीनिंग तो आपका क्या था? शक्ति। और जब इसमें आपने उपसर्ग दुर लगा दिया तो वो आपका क्या मीनिंग बन गया? दुर्बल। दुर्बल का मतलब क्या हो गया? उसमें मीनिंग में चेंजेस आ गए। दुर्बल होता है कमज़ोर। इसी तरह आपका अगला वर्ड आपका है उप प्लस ग्रह। तो उप आपका उपसर्ग है और ग्रह आपका जो है वो मूल शब्द है, तो नया वर्ड बन गया उपग्रह। तो ये आपके सारे आपने देख लिए कि आपके ये जितने भी आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें जो पहला आपका शब्दांश है वो आपका उपसर्ग है, और दूसरा वाला शब्द जो है वो आपका मूल शब्द है, और उसके बाद तीसरा जो है वो एक नए शब्द का निर्माण किया गया है, जैसे उपहार, अधकिला, दुर्बल और उपग्रह। तो ये आपकी अब डेफिनेशन क्या बनती है, आप अपनी बुक के अंदर देखिए डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले आप ब्लॉक से ऊपर वाली लाइंस को पढ़ेंगे और उसको अंडरलाइन भी कर लेंगे, ठीक है।
आपने देखा कि हार, बल, खिला और ग्रह शब्दों के आगे उप, दुर, अध और उप शब्दांश लगाने से एक नया शब्द बना है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया है। कई बार शब्द के अर्थ में विशेषता भी आ जाती है। शब्द के आगे जुड़ने वाले ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो कि अगर आपको शॉर्ट में कोई पूछे कि उपसर्ग क्या होते हैं तो आप इसको लिखते हो, क्या लिख सकते हो, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश जो होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और ये उपसर्ग वर्ड जो है ये आपका दो शब्दों के मेल से बना है। एक आपका है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है पास और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। तो जब आप किसी भी शब्द के पास पहुंचकर उसमें एक नए अर्थ का निर्माण कर देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब इसकी आप डेफिनेशन ये ब्लॉक में देख सकते हो। इस वाली डेफिनेशन को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और खाली इसमें आपने इसके कुछ हर एक आप अभी आप पहले इसके भेद देखेंगे, इस डेफिनेशन को आप बुक में नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। ये आपके हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अब इसमें आपको आपके सिलेबस में आपको सारे जो है मिक्सअप रूप में आपको खाली उपसर्ग दिए जाएंगे और इसमें आपको भेद वगैरह आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी उपसर्ग के बारे में पूछा जा सकता है। तो अब देखिए संस्कृत के उपसर्ग, आपने पेज नंबर 68 पे देखिए, ये आपके कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब सबसे पहले वाला कॉलम जो है इसमें आपको उपसर्ग दे रखे हैं, उसके बाद उनका जो एक मीनिंग है, विशेष मीनिंग है वो दे रखा है, उसके बाद उससे नए शब्द का निर्माण क्या हो रहा है वो दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अ उपसर्ग देखिए। अब अ का मतलब होता है नहीं या अभाव। अभाव क्या होता है, किसी चीज़ की कमी। अब इससे अ उपसर्ग लगाने से आपके वर्ड्स देखो क्या क्या बने हैं, अगम, अचल, अधर्म और अजन्मा। अब इनमें आपके मूल शब्द कौन कौन से हैं। अगम में आपका मूल शब्द है गम और गम शब्द से पहले उपसर्ग लगाया है अ, तो अ लगा के ये शब्द का रूप चेंज हो गया, अगम बन गया, ठीक है। और उसके बाद है आपका मूल शब्द अचल में आपका मूल शब्द है चल और इसमें आपका उपसर्ग क्या लगा है पहले अ, तो आपका वर्ड चेंज हो गया, अचल बन गया। इसी तरह धर्म शब्द देखो, धर्म शब्द आपका यहाँ पे मूल शब्द है और अ उपसर्ग लगाने से वो बन गया आपका अधर्म। तो आपने देखा कि इनके मीनिंग्स भी चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है अजन्मा। अजन्मा में भी आप देखो जन्मा मूल शब्द है और अ उपसर्ग लगाया तो आपका वर्ड का रूप भी चेंज हो गया, अजन्मा बन गया और आपका मीनिंग भी चेंज हो गया इसमें, ठीक है। मीनिंग भी आपके डिफरेंट बन जाते हैं। उसके बाद आपका अगला है अन। अन का मीनिंग जो होता है वो भी होता है नहीं या अभाव। और इसमें भी देखो हमने नए शब्द कौन कौन से बनाए हैं, अनादर, अनागत और अनावश्यक, ठीक है। अनादर देखो, अनादर वर्ड में आपका मूल शब्द क्या है, आदर। आदर वर्ड में आपने अन को प्लस करा है तो वो बन गया है अनादर। तो आपने देखा आदर तो होता है रिस्पेक्ट और अनादर उसका उल्टा विलोम हो गया, ठीक है। उसके बाद आगत। आगत का मतलब है जो आना और अनागत का मतलब है ना आना। तो ठीक है, आगत शब्द जो है मूल शब्द है, उसके अंदर अन लगाने से वो बन गया अनागत। इसके बाद आपका अगला वर्ड है आवश्यक। मूल शब्द आपका है आवश्यक, इसमें अनावश्यक शब्द जो है ये आपका उपसर्ग लगा के अनावश्यक बना है और इसका मूल शब्द आपका आवश्यक है। आवश्यक में आपने जब अन लगाया तो वो बन गया आपका अनावश्यक। तो आप देख रहे हो कि आवश्यक का मीनिंग होता है ज़रूरी और अनावश्यक का मतलब होता है जो ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से जब भी हम किसी भी मूल शब्द में उपसर्ग लगाते हैं कोई भी, तो वो उपसर्ग लगाने से एक तो उसका रूप चेंज हो जाता है, वो लिखने का ढंग चेंज हो जाता है उसका, और उसके अर्थ में भी भिन्नता आ जाती है, उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। अब इसी तरह आपका अगले उपसर्ग दे रखे हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, ठीक है। अब ये आपको मैं लास्ट में थर्ड लास्ट वाला देखिए अपनी बुक पेज नंबर 68 का जो थर्ड लास्ट वन है सम। अब ये जो सम लिखा है ना, ये सम में माँ को हलंत लगाया है। माँ को हलंत लगाने का मतलब है कि यहाँ पे माँ पे बिंदी है, ठीक है, माँ पे अनुस्वार है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है अच्छा या साथ, ठीक है, अच्छा या साथ। तो आपने देखो सुलभ बनाया है, इससे वर्ड आपने बनाया सुकर्म, सुपुत्र और सॉरी नॉट सुकर्म, संगम, संग्रह, संपत्ति और संचय।
आपने गम शब्द में जब सम लगाया तो वो बन गया संगम, ठीक है। और इसमें मूल शब्द क्या है आपका गम है, और गम में आपने जब सम लगाया आपने उपसर्ग तो वो बन गया संगम। अगला आपका मूल शब्द है ग्रह। ग्रह में आपने जब सम उपसर्ग लगाया तो आपका वर्ड बन गया वो संग्रह। इसी तरह से संपत्ति बना, इसी तरह से संचय बना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपको जो सम वर्ड है इसमें आप अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज आप देखिए, आपका है हिंदी के उपसर्ग। इसी तरह ये सारे आपने पिछले वाले जो हैं संस्कृत के उपसर्ग सारे ही आपने अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका हिंदी के उपसर्ग में आप देखिए, पहले आपके हिंदी के उपसर्ग दे रखे हैं फर्स्ट कॉलम में, फिर उसके बाद उस सेकंड कॉलम में उसका मीनिंग दे रखा है, उसके बाद उस उपसर्ग को लगाने से आपका कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं वो आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहला उपसर्ग आप देखिए, लिखा है अध। अध का मतलब होता है आधा। अध का मतलब क्या होता है? आधा। अब इसमें आपको अध पका वर्ड बना, अध खिला, अध जला, अध मरा। अब इसमें आप मूल शब्द देख रहे हो, अध में आपका अध पका में आपका मूल शब्द क्या है? पका। पका के अंदर जब आपने उपसर्ग अध लगाया तो ये वर्ड आपका चेंज हो गया, बन गया अध पका। अब पका का मीनिंग तो होता है बना हुआ, ठीक है ना, और अध पका का मतलब होता है आधा पका हुआ। इसी तरह आपका अध खिला में भी आपका मूल शब्द आपका खिला है। खिला के अंदर आपने जब अध उपसर्ग लगाया तो वो आपका रूप उसका चेंज हो गया और वो वर्ड बन गया आपका अध खिला, ठीक है। अध खिला, खिला का मतलब होता है खिलना, और अध खिला का मतलब आधा खिला। इसी तरह आपका अगला शब्द बना रखा है अध लगा के उपसर्ग को, अध जला। अब अध जला में भी आपका मूल शब्द आपका है जला, और इसके अंदर जब आप उपसर्ग अध लगाओगे तो ये बन जाएगा अध जला, ठीक है। आपने देखा जला का मतलब होता है जला मतलब बर्न्ट, और उसके बाद अध जला मतलब आधा जला हुआ। इसी तरह अगला आपने शब्द बना रखा है अधमरा। नेक्स्ट आपका उपसर्ग इसमें है अन। अन का मीनिंग भी क्या होता है? नहीं या अभाव। अभाव का मतलब किसी चीज़ की कमी। अब इसको आपने इसको अन उपसर्ग को लगा के आपने कितने सारे वर्ड्स बनाए हैं, देखो, अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनहोनी। और इनमें आपको मूल शब्द आपको साफ ही दिख रहा है। अनमोल में आपका मूल शब्द मोल है और अन आपका उपसर्ग है। अनजान में आपका मूल शब्द जान है और उपसर्ग आपका अन है। अनपढ़ में आपका मूल शब्द पढ़ है और आपका अन जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। होनी में आपका होनी मूल शब्द, अन मतलब आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसी तरह ओ वाले का अगला उपसर्ग है आपका ओ। ओ का मतलब होता है निषेध। निषेध का मतलब होता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड लिखा होता है ना आपकी, जैसे स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, और इस तरह की जो प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना किसी चीज़ का। हीन का मतलब होता है नीचा दिखाना। तो आपने देखा घड़, घड़ जो है आपका मूल, औ घड़, औ गुण, औ घट। तो इसमें आपने घड़ जो है आपका मूल शब्द है, औ जो है इसके साथ आपने उपसर्ग लगाया। गुण आपका मूल शब्द है, औ जो है उपसर्ग लगा के बन गया औगुण। उसी तरह से अगला है औघट। घट आपका मूल शब्द है, औ लगा के बन गया वो औघट। तो इसी तरह से ये सारे के सारे आपने हिंदी के जितने भी उपसर्ग दे रखे हैं आपको, ये आपने सारे लर्न करने हैं, और इनसे बनने वाले शब्द भी आपने लर्न करने हैं। और क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपको मेन ऐसे, अब इसमें आपको भेद लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको भेदों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं आएगा। आपको सिर्फ 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको उपसर्ग दे रखे होंगे और उन उपसर्ग से आपको वर्ड्स बनाने होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे आया, और दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मान लो आपको एक वर्ड दे रखा है, जैसे मैंने आपको कोई एक वर्ड दे दिया अनमोल। अनमोल का आपने इसमें उपसर्ग छांटना है और इसका मूल शब्द छांटना है, अलग अलग करना है इनको। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब इसी तरह आप बाकी जितने भी वर्ड्स हैं ना हिंदी के उपसर्ग, ओ, उन, कु, चौ, दु, नी, बिन, भर, स और सु। तो ये सारे वर्ड्स आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और इसमें आपको मूल शब्द अगर अलग करने को आता है तो आप मूल शब्द भी अलग कर सकते हैं, और उसके अंदर लगे हुए उपसर्ग की भी आपको पहचान अपने आप से हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आ रहा है नीचे अरबी फ़ारसी के उपसर्ग। तो जिस तरह से हमारे संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग थे, इसी तरह हमारे विदेशी भाषाओं के भी उपसर्ग होते हैं, अरबी फ़ारसी के उपसर्ग। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए उपसर्ग वाली लाइन दे रखी है अल। अल वर्ड जो है ये इसका मीनिंग क्या होता है? निश्चित। निश्चित का मतलब होता है डेफिनेट, मतलब पर्टिकुलर। उसके बाद इसका आपने वर्ड क्या क्या बना रखे हैं? अलबत्ता, अलगर्ज, अलविदा। तो इसमें भी आप मूल शब्द आराम से निकाल सकते हो। बत्ता आपका मूल शब्द है, अल इसमें उपसर्ग लगाया तो वर्ड आपका नया बन गया अलबत्ता।
इसी तरह दूसरे वर्ड में अलगर्ज में भी, गर्ज आपका मूल शब्द है, अल आपने उपसर्ग लगाया तो वो आपका चेंज होके क्या नया वर्ड बन गया, अलगर्ज। इसी तरह आपका विदा आपका मूल शब्द है, उसके अंदर आपने उपसर्ग अल लगाया तो आपका नया वर्ड बन गया अलविदा। अब नेक्स्ट आपका उपसर्ग है बे। बे का मतलब होता है बिना। अब इसमें भी आप इसके वर्ड्स देखो, बेचैन, बेकसूर, बेचारा, बेअदब। इसमें आपको मूल शब्द आराम से नज़र आ रहे हैं। चैन आपका मूल शब्द है, बे लगाया तो वो बन गया बेचैन। अब देखिए इसके ना मीनिंग्स भी चेंज हो जाएंगे। मूल शब्द के आपके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, जब उसके अंदर आप उपसर्ग लगा जाते हो, उपसर्ग लगाते हो तो वो चेंज होके जब नया वर्ड बनता है तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे अब आपका मूल शब्द है चैन, तो चैन का मतलब आपको पता ही है, और जब इसके अंदर बे लगा देंगे तो वो बेचैन बन जाएगा। तो बेचैन का मतलब आपको चेंज हो जाएगा मीनिंग, तो वो बन जाएगा व्याकुल। बेचैन का मतलब होता है व्याकुल। इसी तरह से बेकसूर हो गया। बेकसूर में भी आपका कसूर जो है मेन वर्ड है, मूल शब्द है। मूल शब्द क्या होता है, मेन वर्ड। अब कसूर का मीनिंग आपको पता ही है, जब उसमें आपको बे लगा दोगे तो बेकसूर बन जाएगा, तो बेकसूर का मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आपने चारा वर्ड में बे लगाया, बेचारा बन गया। अदब में लगाया तो बेअदब बन गया। नेक्स्ट आपके हैं बा का मीनिंग होता है सहित। अब इसमें बा का मीनिंग सहित होता है। अब इसमें आपके कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं, आपके नए शब्द, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। इसी तरह से बद का मतलब होता है बुरा। इसके अंदर आपने कई वर्ड्स बना लिए, बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत। इनमें आपको मूल शब्द भी दिख रहा है, मेन शब्द आपका नाम है बदनाम में, और बद आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो नाम का मीनिंग क्या होता है, नाम तो होता है नाम, और जब उसमें बद लिखोगे तो वो बन जाएगा बदनाम, तो बदनाम का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये वाले सारे वर्ड्स भी अच्छे से पढ़ लेने हैं, और इनसे बनने वाले नए शब्द, उपसर्ग आपको सारे पढ़ने हैं, और उपसर्ग लगाकर जो नए शब्द बन रहे हैं वो आपको लर्न करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, आपके नेक्स्ट वाले पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 पे आपके हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अब इसमें भी आप देखो विसर्ग वाले, आपको पता है ना विसर्ग, ये जो देखो दो बिंदियाँ अध, अब सर्ग में लिखा हुआ है ना, तो ये इसके जितने भी आपके दे रखे हैं, इनके साथ आपने देखो कईयों में आपको विसर्ग दे रखे हैं। विसर्ग आप समझते हो ना, पीछे जो आप दो बिंदियाँ लगाते हो उसको विसर्ग बोलते हैं। तो इसमें आपको अह की अधा, अधा, ठीक है, अधोपति, ठीक है। अधा का मतलब होता है नीचे, अंतः का मतलब होता है भीतरी। तो आपने देखा इनसे क्या कौन कौन से नए वर्ड बने हैं। अधा का मतलब होता है मीनिंग होता है नीचे। इसके बाद इससे नए बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, अधोलिखित, अधोगति, अधापतन, अधापतन। उसके बाद अतः, अंतः। उसके बाद नेक्स्ट उपसर्ग आपका है अंतः। अंतः का मीनिंग होता है भीतरी। इसका आप नए वर्ड्स क्या बनाओगे, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्यामी, अंतरात्मा। तो आपने देखा कितने नए वर्ड्स बना लिए अपने अंतः से। उसके बाद है अंतर्वर्ड। अब अंतर्वर्ड का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है भीतरी। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्य, अंतरजातीय। आपने देखा कितने सारे वर्ड्स बन गए अंतर्वर्ड लगा के, अंतर शब्दांश लगा के, अंतर उपसर्ग लगाकर। अब इसमें आप मूल शब्द भी देख सकते हो, ठीक है, इसमें मूल शब्द भी नज़र आया। अंतर्राष्ट्रीय में आपका मूल शब्द क्या है, राष्ट्रीय, और आपने अंतर इसमें लगाया उपसर्ग, तो वो नया वर्ड बन गया अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है ना, राष्ट्रीय तो होता है नेशनल, और अंतर्राष्ट्रीय आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है इंटरनेशनल। इसी तरह आपके दूसरे वर्ड्स भी बने हैं। नेक्स्ट उसके बाद है आपका अलम। अलम का मतलब होता है बहुत या बस। अलंकरण, अलंकरण, अलंकार, ये नए वर्ड्स बन गए। चिर शब्द गाया तो आपका क्या कौन से नए शब्द बने, चिरजीवी, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थाई। इसी तरह आपके ये सारे के सारे वर्ड्स आपको एक बार अच्छे से पढ़ने हैं, और इनसे बनने वाले नए शब्द आपको लर्न करने हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम देखिए, आपका है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब ये अंग्रेजी के उपसर्ग तो आपके व्यवहारिक लैंग्वेज में आप इनको डेली यूज़ में आप इनको वर्ड्स को यूज़ भी करते हो। अब देखो ये वाले कौन कौन से उपसर्ग हैं अंग्रेजी के, सब, डिप्टी, हेड, हाफ, चीफ, जनरल, असिस्टेंट, वाइस। अब ये वर्ड्स आप डेली यूज़ में कई जगह इस्तेमाल करते हो। अब इन उपसर्गों को लगाकर कौन कौन से नए शब्द बन रहे हैं देखो। इंस्पेक्टर के साथ आप सब लगाओगे तो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। रजिस्ट्रार के साथ आप सब लगाओगे तो सब रजिस्ट्रार बन जाएगा।
कलेक्टर के साथ आप डिप्टी उपसर्ग लगाओगे तो डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। कमिश्नर के साथ आप डिप्टी उपसर्ग लगाओगे तो आपका डिप्टी कमिश्नर बन जाएगा। इसी तरह से हेड उपसर्ग लगाने से मास्टर के साथ आप हेड लगाओगे तो हेड मास्टर बन जाएगा, क्लर्क के साथ हेड लगाओगे तो हेड क्लर्क बन जाएगा, कैशियर के साथ हेड उपसर्ग लगाओगे तो हेड कैशियर बन जाएगा। उसके बाद हाफ वाला वर्ड देखो, हाफ वाला पेंट के साथ आप हाफ लगाओगे तो हाफ पेंट बन जाएगा, प्लेट के साथ लगाओगे हाफ तो हाफ उपसर्ग लगाओगे तो हाफ प्लेट बन जाएगा। इसी तरह आपने चीफ उपसर्ग लगा के भी आपके कई वर्ड्स नए बन जाते हैं। मिनिस्टर के साथ चीफ उपसर्ग लगाओगे तो चीफ मिनिस्टर बन गया, जज के साथ चीफ उपसर्ग लगाओगे तो चीफ जज बन गया। उसके बाद कैशियर के साथ चीफ उपसर्ग लगाओगे तो चीफ कैशियर बन गया। तो इसी तरह आप ये असिस्टेंट और वाइस लगाकर भी नए शब्द बना सकते हो। नेक्स्ट आपका लास्ट में दे रखा है एक ही शब्द में प्रयुक्त होने वाले दो उपसर्ग। अब आपने कई बार अभी तक तो आपने एक ही उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले शब्दों के बारे में पढ़ा। अब आप देख रहे हो कि ये आपको फर्स्ट कॉलम में दो दो उपसर्ग दे रखे हैं। अब ये दो दो उपसर्ग जो हैं इनका मीनिंग क्या दे रखा है, वो शब्द क्या दे रखा है, और उसके बाद शब्द के साथ अभी इसमें बीच में आपका अर्थ नहीं दे रखा। अब आपने ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि ये जो दो दो उपसर्ग दे रखे हैं इसमें आपका बीच में मीनिंग नहीं दे रखा है। मीनिंग तो नहीं दे रखा है, लेकिन आपको मूल शब्द दे रखा है कि कौन से मूल शब्द के अंदर ये वाले दोनों उपसर्ग लगेंगे, और फिर उससे तीसरे कॉलम में नया वर्ड कौन सा बना हुआ है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला उपसर्ग आपका है निर प्लस आ। निर प्लस आ के अंदर आपने देखा आप करण को मूल शब्द को लगाओगे तो आपका बन जाएगा निराकरण। निराकरण आप देख रहे हो मूल शब्द आपका करण है, करण के साथ आपने निर और आ उपसर्ग लगाया तो आपका वर्ड क्या बन गया, निराकरण। उसके बाद अगला आपका मूल शब्द बीच में देखो दे रखा है कार। मूल शब्द ये बीच वाले वर्ड्स जो है ना, ये बीच वाले वर्ड्स आपके मूल शब्द हैं, मेन वर्ड्स हैं, इनके साथ आपने ये दो दो उपसर्ग लगाए हैं। तो उसके बाद तीसरे कॉलम में आपका एक नया वर्ड बना है उससे। तो प्रति प्लस उप, अब प्रति प्लस उप कार में लगाओ तो कार मूल शब्द में लगाओगे तो बन क्या तीसरा नया वर्ड क्या बनेगा, प्रत्युपकार। तो क्या वर्ड बन गया नया वर्ड, प्रत्युपकार। उसके बाद मूल शब्द आपका है यंत्रित। यंत्रित में आपने अ प्लस नी, अब ये दो उपसर्ग लगाने हैं अ प्लस नी, तो अ प्लस नी को लगाने से आपका मूल शब्द कौन सा है, यंत्रित। यंत्रित में आपने और नी को लगाया तो बन गया अनियंत्रित, अनियंत्रित। उसके बाद नेक्स्ट आपका मूल शब्द है रक्षित। अब रक्षित वाले शब्द जो है, रक्षित के अंदर मूल शब्द में जब आप छोटा अ और सु लगाओगे तो ये बन गया असुरक्षित। क्या बन जाएगा, असुरक्षित। ये आपको देखने से भी पता चल रहा है ना कि मूल शब्द के अंदर ये दोनों उपसर्ग लगा के नया वर्ड आपका इजीली बन रहा है, और उसके बाद उसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। अब अगला आपका है मूल शब्द चार। अब चार वर्ड में आपने मूल उपसर्ग कौन कौन सा लगाया है, अति प्लस आ। तो अति प्लस आ लगाएंगे तो अति का तो आपने देखा अत्य बन गया, और आ का बन गया आ, तो क्या बन गया अति अचार। अति अचार मतलब इसको आप जब नया वर्ड बनाओगे तो अत्याचार बन जाएगा। तो नया वर्ड क्या बन जाएगा, अत्याचार। नेक्स्ट आपका है गठित। गठित आपका मूल शब्द है। मूल शब्द में आपने सु प्लस सम ये दो उपसर्ग लगाने हैं तो आपका बन जाएगा नया वर्ड सुसंगठित। सुसंगठित। आपको मैंने ये सम वाले का बताया था ना कि सम वाले में आपको अनुस्वार का ऊपर बिंदी लग जाती है, तो इसलिए आपने नया वर्ड देखो इसमें आपके बिंदी लग गई, सु आपने वैसे लिखा और उसके बाद दूसरा वाला स लिखा, उसके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगा दिया आपने, तो सुसंगठित वर्ड आपका नया बन गया। इसी तरह से अन प्लस आ, इस उपसर्ग को शक्ति वर्ड में लगाओगे, शक्ति मूल शब्द में लगाओगे तो ये वर्ड बन जाएगा आपका अनाशक्ति। तो बेटा ये थे हमारे सारे उपसर्ग। कुछ इसमें से हिंदी के उपसर्ग हमने पढ़े, कुछ संस्कृत के पढ़े, कुछ अरबी फारसी के, कुछ अंग्रेजी के, हाँ, और कई ऐसे उपसर्ग पढ़े हमने लास्ट में कि जहाँ पे दो दो उपसर्ग